आप अपने आप को बुद्धिस्ट कंसिडर करते हैं या फिर आप अपने आप को एक एथिस्ट कंसिडर करते हैं? बेसिकली बाय बॉर्न ही हर इंसान एथिस्ट होता है। बस हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो माहौल है, वो हमें क्या सिखा रहा है। क्या आपके लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी है कि जिसकी वजह से आप एथिस्ट बने? राम को, कृष्ण को, दुर्गा, काली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब बुद्धिज़्म में है। बुद्धिज़्म के अच्छा। ही है बेसिकली। ब्राह्मणिज़्म से तो इनका कुछ लेना-देना ही नहीं है। भारत के जो दलित समाज है, जो बहुजन समाज है आज, उनके लिए सबसे गोल्डन एरा कौन-सा था? भारत की गुलामी जो है, मुस्लिम्स के आने के बाद से गद्दारियों के कारण हुई है। अच्छा, वहाँ पे मतलब ये तो हाँ। बहुत आपने अपने आप को इतना ज़्यादा प्राइवेसी में क्यों रखा हुआ है? आप अपने चेहरा क्यों नहीं दिखाना चाहते? ये पूरा एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव सेट किया गया है और ये भारत में देखने को मिलता है। भारत का इतिहास इतना पेचीदा बनाया गया है, यहाँ पे कुछ बातें छुपा ली गई हैं। वो जो छुपी हुई बातें हैं, उसको जब आप सार्वजनिक कर देते हैं, सबके सामने लेकर आते हैं, तब उससे ऐसे बड़े-बड़े घोटाले सामने आते हैं कि लोगों को बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है। महिला प्रेग्नेंट हो रही है, उसकी भी बात करनी पड़ेगी। महिलाओं के शरीर की जो बीमारियाँ हैं, उसकी भी बात हर एक अंग पे चर्चा करनी पड़ेगी। हमारी सारी चीज़ों को किसी ने ख़त्म कर दिया। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ हैं अनबीटेबल साइंस जर्नी और मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। मैं उनको पैनल पर ऐड कर रहा हूँ। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है दीपक डायलॉग्स इस पॉडकास्ट में। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया दीपक जी। बहुत-बहुत थैंक यू सर। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। भले ही मैं भविष्य में कितने ही बड़े पॉलिटिशियन के साथ या फिर कितने बड़े सेलिब्रिटी के साथ पॉडकास्ट कर लूँ, लेकिन आपके साथ पॉडकास्ट करने का जो एक्सपीरियंस रहेगा, ये बहुत ही अलग तरह का रहेगा। पहला तो ये, क्योंकि आपको आज तक कभी किसी ने देखा नहीं है, और दूसरा ये कि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है आपके बारे में जानने की। आपका एक स्पेसिफिक फैन बेस है जो कि आपके बारे में जानना चाहता है। तो सर, मैं एक शुरुआत करना चाहूँगा आपके साथ एक ऐसे सवाल के साथ कि सर, आप अपना जो काम कर रहे हैं, जो इतिहास को लेकर, जो साइंस और रैशनैलिटी को लेकर आपने जो काम शुरुआत की है, मैं लगभग पिछले 3 से 4 सालों से आपको फॉलो कर रहा हूँ। आपने अपने आप को इतना ज़्यादा प्राइवेसी में क्यों रखा हुआ है? आप अपने चेहरा क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं? ऐसा क्या प्रॉब्लम है? मतलब बहुत सारे लोग भारत के इतिहास को लेकर और साइंस और रैशनैलिटी को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं? आप अपनी आइडेंटिटी इतनी ज़्यादा प्राइवेसी में क्यों रखते हैं सर? आपका जो प्रश्न है वो काफ़ी पेचीदा है और इसका जवाब देना थोड़ा-सा जटिल है, पर मैं इसको प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ। अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, भारत का इतिहास जब हमने खोजना और खंगालना शुरू किया, तो सबसे पहली चीज़ हमने ये पाई कि यहाँ पे हर चीज़ को ढक दिया गया है। और यहाँ पे सभी लोग किसी न किसी ईश्वर को मान रहे हैं, उसको उन्होंने कभी देखा नहीं है। यानी कि लोगों की प्रायोरिटी ही नहीं है किसी चीज़ को देखना या जानना, हुँ, उनकी प्रायोरिटी हुँ, है किसी चीज़ के पीछे भागना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हुँ, फिर सत्य के पीछे भागा जाए। जब हुँ। लोगों को जो मेन फ़ोकस है किसी चीज़ के पीछे भागना, तो सत्य के पीछे भागना। और ये पॉइंट से मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति विशेष बनने की बजाय अगर सत्य के पीछे लोगों को ले जाया जाए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। तो इस कारण से मैंने ये प्लेटफ़ॉर्म चुना है। हाँ सर, दूसरी बात है कि वो मैं आपकी हाँ सर, मैं एक जी। एक सेकंड टोकना चाहूँगा कि वो मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को मानते होंगे कि कुछ समय पहले हमारे साथ एक सर थे, ह्यूमन वे साइंस सर, जो अब आज हमारे बीच में नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को लेकर उनका रिग्रेट था कि मैं अपनी ज़िंदगी में उनसे कभी मिल नहीं पाया। तो ऐसा बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम साइंस जर्नी को देखें, इस चैनल के पीछे कौन-सा चेहरा है? क्योंकि लोग आपसे प्यार करते हैं। मेन बात ये है कि लोग आपसे प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि वो एटलीस्ट आपको एक बारी देखें कभी। तो ऐसा भविष्य में कभी किसी को मौका मिलेगा या नहीं? क्योंकि वो आप बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। लेकिन जो लोग आपसे प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा। देखिए, लोगों को चेहरे से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी सुपर हीरोज़ हैं, आपने कई सारे सुपर हीरोज़ को देखा होगा जिसके चेहरे नहीं दिखते। उनके ऊपर हमेशा मास्क रहा और उनकी खूबसूरती भी यही है कि वो मास्क में चेहरे से मतलब नहीं है ना, पर्सनल लाइफ़ से नहीं, उसके काम से। भारत में जो चीज़ हिडन है वो थी भारत का इतिहास। अगर
अगर वहाँ पे किसी दूसरे चीज़ को फ़ोकस किया जाए तो लोगों का ध्यान हट जाएगा इतिहास से और उस पार्टिकुलर पॉइंट पे जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ़ इतिहास की बात हो, कोई भी चेहरा ना हो, तो वहाँ पे लोगों का पूरा 100% फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ इतिहास पे होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लोग इतिहास के पीछे भागें और यही मेन एम था। और जहाँ तक लोगों की जो दिलचस्पी है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से कमेंट में भी देखा कि लोग ये भी कहते हैं कि सर, आपकी आवाज़ से ही हम लोगों को प्यार है या आपकी आवाज़ से ही हम लोगों को इतिहास जानना है। शायद आप सामने आ भी जाएँ, तो हम लोग आपको आपकी बजाय आपकी आवाज़ को ही हमेशा के लिए पसंद करें। जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बात सच है कि कोई मैं खुद आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एक समय था कि जब मैंने आपको सुनना स्टार्ट किया था, तो काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर दिमाग में सवाल थे, तो मैं मेरा फ़ोन को लेकर मैं मेरे सरहाने रख देता था सोने से पहले, और शायद रात को 3 बजे तक 4 बजे तक आपकी स्ट्रीम चला करती थी। तो सर आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा ये सवाल हर किसी के दिमाग में होता है, और ख़ासकर जो आस्तिक लोग होते हैं, वो नास्तिक लोगों को ह्यूमिलिएट करने के लिए या फिर उनको जानबूझकर ऐसा कुछ बोलते हैं कि ताकि अ, उनको नीचा दिखाया जाए। तो क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी है कि जिसकी वजह से आप एथिस्ट बने? आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से आपने धर्म के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया, आपने भगवान के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया? जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं कि आपके परिवार में कोई बीमार हो गया था, जिसके लिए आप मंदिर गए ईश्वर से बोलने कि मेरे इस प्रियजन को आप सही कर दो, लेकिन वो सही नहीं हुए, तो आपका ईश्वर से भरोसा उठ गया। तो ज़्यादातर आस्तिक लोगों का क्लेम होता है कि लोग ऐसे ही एथीस्ट बनते हैं। तो आपकी एथिस्ट बनने की जर्नी क्या थी सर? आप नास्तिक किस तरह से बने? जी, बहुत सिंपल है इसमें। मेरे साथ कोई ऐसी बहुत बड़ी घटना नहीं हुई जिससे मुझे एथिज़्म की तरफ मुड़ना पड़ा। बेसिकली बाय हुँ, बॉर्न ही हर इंसान एथिस्ट होता है। हमें ज़रूरत होती है बिल्कुल। बस हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो माहौल है, वो हमें क्या सिखा रहा है। अन्यथा सब लोग तो हुँ, नास्तिक ही पैदा होते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि हमारा जो परिवेश था वो पूरी तरह धार्मिक था। लेकिन उसमें हुँ, ऐसा था कि अ, कुछ लोग ऐसे भी थे जो एथिस्ट भी थे, तो हमारे पर दोनों का मिला-जुला प्रभाव रहा। पर जैसे ही मैंने अपनी होश सँभाला, क्लास 2 में गया, 3 में गया, जब मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी, तब कई सारे कबीरपंथी जो अक्सर यहाँ आते-जाते रहते थे, उनसे कभी टकराहट हुई और वहाँ से कुछ-कुछ चीज़ें समझने को मिली कि ये चीज़ें जो बताई जाती है कि ये ईश्वर ये करता है, वो करता है, और कबीरपंथी तो वो इन चीज़ों का खंडन करते हैं। तो ये बातें दिमाग में चलने लगी और तभी मैंने नाम सुना बुद्ध का। और मैंने ये सुना कि हुँ, बुद्ध भी नास्तिक थे और तब से मेरे अंदर ये इच्छा हमेशा से रही। मैंने अपनी पूरी स्टडी कर ली, पूरी पढ़ाई कर ली कि भई प्राचीन काल में ऐसे भी लोग थे जो एथिस्ट थे। मैं जानता नहीं था कि वो किस बात क्या बता रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता था अच्छा वो लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। तो ये जानने की इच्छा बनी रही, पर ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई कि कोई भी तरह का कोई सुपरनैचुरल पावर होता है जो किसी की हेल्प कर देता है या प्रार्थना या कुछ ऐसा करने पर वो कुछ हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें बचपन से ही ख़त्म रही। जी। सर लेकिन आपके बहुत सारे फॉलोअर्स को, इवन मैं भी आपका फॉलोअर्स रहा हूँ और हूँ अब भी, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर जो आपके कोर फॉलोअर्स हैं, जो आपकी शायद ही कोई लाइव स्ट्रीम छोड़ते हैं, उनका कहना ये है कि आप बुद्धिस्ट हैं। आप बुद्धिस्ट कंटेंट बनाते हैं, आपका कंटेंट जो है बुद्धिस्ट सेंट्रिक रहता है। आपका मतलब जाओ जो भी आप कंटेंट बनाते हैं, आप कई बारी, क्योंकि ऐसा कमेंट्स मैंने कुछ लोगों के देखे हैं, तो मैं आपको वही पूछ रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कोई गलत चीज़ है तो आप बोल देते हैं कि भले बुद्धिज़्म की है तो वो ठीक है। तो आप अपने आप, मेरा पहला सवाल तो सर ये है कि आप अपने आप को बुद्धिस्ट कंसिडर करते हैं या फिर आप अपने आप को एक एथिस्ट कंसिडर करते हैं? क्योंकि आपका ऑलमोस्ट ज़्यादातर कंटेंट जो है वो एथिस्ट बुद्धिस्ट सेंट्रिक होता है। तो आप अपने आप को क्या कहना पसंद करते हैं? आपकी डेफिनिशन आपके ऊपर क्या अप्लाई करती है? जी देखें, ये जो माहौल खड़ा किया गया है कि कोई भी एथिस्ट है और वो जब बात करता है इतिहास की और इतिहास में जब बुद्ध की बातें आती हैं, तो उसको अक्सर हाँ, लोग समझते हैं कि ये बुद्धिस्ट है इसीलिए बुद्ध की बात कर रहा है। ये पूरा हुँ, एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव सेट किया गया है और ये भारत में देखने को मिलता है, विदेश में नहीं मिलेगा।
अगर आप विदेश में जाएँगे, वहाँ का कोई भी रेशनलिस्ट है या हिस्टोरियन है, वो जब बुद्ध की बातें करेगा, भले ही वो किसी भी बैकग्राउंड से है, तो अगर हो सकता है वो ईसाई भी हो या हो सकता है नास्तिक ही हो, तो उसको कोई भी ये नहीं कहने वाला है कि तुम बुद्धिस्ट हो, इसीलिए तुम बुद्धा की हिस्ट्री की बात कर रहे हो भारत में या उसकी तारीफ़ कर रहे हो। इवन बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इवन नोआ हरारी को आप देख सकते हैं जिसने सेपियंस किताब लिखी है, वो मेडिटेशन करता है, बुद्धा की तारीफ़ करता है। और उसको कोई नहीं बोलने वाला है। ऐसे ही तमाम तरह के लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको कोई नहीं बोलने वाला। ये लेबल भारत में चिपकाने का कारण ये है कि भारत का इतिहास इतना पेचीदा बनाया गया है, यहाँ पे कुछ बातें छुपा ली गई हैं। वो जो छुपी हुई बातें हैं, उसको जब आप सार्वजनिक कर देते हैं, सबके सामने लेकर आते हैं, तब उससे ऐसे बड़े-बड़े घोटाले सामने आते हैं कि लोगों को बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है। और वो लोग जो इन घोटालों के पीछे जिनके चेहरे हैं, उनके ही बच्चे लगता है कि यार हमारे तो पिताजी एक्सपोज़ हो रहे हैं, हमारे दादा एक्सपोज़ हो रहे हैं और ये एक्सपोज़ तो ये नास्तिक क्यों कर रहा है, ये नास्तिक बता रहा है, चलो इसको ना किसी धर्म में बाँधते हैं, किसी तरह से इसको धार्मिक ठहराते हैं, कोई प्रोपेगेंडा तो वो कोई न कोई पॉइंट लाकर आपके साथ चिपकाना चाहते हैं। लेकिन अब हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब हमें कोई बुद्धिस्ट कहे तो हमें और खुशी होती है। इसलिए खुशी होती है कि हम उस धरती पे रहे हैं जहाँ से बुद्ध हैं। पहले तो हम लोग जब रिसर्च शुरू किए थे तो हमें लगता था कि बुद्धिज़्म कोई धर्म है। अब तो हमें लगता है कि वो दुनिया के सबसे पहले नास्तिक थे, रेशनलिस्ट थे, जिन्होंने रेशनलिज़्म की, एथिज़्म की शुरुआत की। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक एथिस्ट क्या है? एक एथिस्ट जो है उन्हीं चीज़ों को हटाता है, नकारता है जो बुद्धा आज से 2600 साल पहले बता चुके थे। अंतर क्या है दोनों में? बुद्धिज़्म थोड़ा-सा उससे आगे बढ़ जाता है। वो थोड़ी-सी मोरालिटी की बातें करने लगता है। वो जीव-जंतुओं पर दया की बातें करने लगता है। थोड़ी-सी मोरालिटी हो जाती है, इंसानों से प्यार करने की बात करता है, किसी को मारो नहीं, काटो नहीं, हिंसा नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो। तो ये सारी चीज़ें जब मोरालिटी जुड़ जाती है, बुद्धिस्ट हो जाता है वो। अंतर क्या रहा दोनों में? एथिज़्म हुँ, प्लस मोरालिटी दैट इज़ बुद्धिस्ट। तो अब हमें कोई बुद्धिस्ट कह भी देता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हुँ, बात ये है कि भारत का जो इतिहास है, अगर उसको ध्यान से हम देखेंगे, तो भारत में हमेशा एक शब्द आया है बमन-शमन और बुद्धिज़्म जिन-जिन देशों में गया, वहाँ पे सिर्फ़ शमन की बात आती है। लेकिन भारत में बुद्धिज़्म में बमन और शमन थे। जब ये घोटाला सामने लाया जाता है कि ये बमन गया कहाँ पे? हुँ, तो दर्द अक्सर हाँ, उन्हीं लोगों को होता है, जो तरह-तरह के क्लेम हम पर थोपना चाहते हैं कि इनको इस खाके में फिट कर दिया जाए इसमें। क्योंकि जब वो इतिहास खुलेगा तो उसमें सामने आएगा आपके सामने गद्दारियाँ, भयानक घोटालेबाज़ी, बुद्धिज़्म का पूरा इतिहास को ज़मींदोज़ करने की कहानी। तो ये सारे घोटालों को उजागर कोई करने लगे तो ध्यान भटकाने के लिए तरह-तरह के नामकरण कर देने से उन्हें ऐसा खुद को सेल्फ सैटिस्फैक्शन लगता है कि शायद हमने कोई मुद्दा दबा दिया। इसलिए वो ऐसा बोलने की कोशिश करते हैं। हुँ। जी। तो सर लेकिन जब बुद्धिज़्म की हम बात करते हैं, तो बुद्धिज़्म के अभी कुछ टाइम पहले अगर आपने देखा हो मेरा पॉडकास्ट, तो मेरे पास एक गेस्ट आए थे भंते विनयचार्य, जो कि एक बौद्ध भंते हैं और उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस चल रहा है, बौद्ध गया वाले मामले में लेकर। और वैसे भी बुद्धिस्ट है, तो मैंने उनसे सवाल किया इस चीज़ को लेकर। मैं वही सवाल आपसे भी करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक बौद्ध भंते के तौर पर उन्होंने जवाब दिया था, आप एक हिस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर मेरे को इस चीज़ का मैं जवाब चाहता हूँ। क्या बुद्धिज़्म के अंदर भी पाखंडवाद है या नहीं? और ऐसे मैंने कई सारे यूट्यूब चैनल्स को देखा है, मैंने ऐसे कई सारे बुक्स को और त्रिपिटक के क्लेम करते हुए देखा है कि जिसमें दिखाया गया है कि देखो ये बुद्धिज़्म जो मोरालिटी की बात करता है, जो बात करता है कि हमने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया और कई सारी चीज़ें क्लेम करता है। उनके ग्रंथों में देखो न्यूडिटी भरी हुई है, उनके ग्रंथों में देखो ऊंच-नीच भरा हुआ है। तो आप क्या मानते हैं कि जो तथागत बुद्ध के समय का कोर बुद्धिज़्म था, वो उसके बाद भी रहा? और ये जो न्यूडिटी वाली बातें आ रही हैं धर्म ग्रंथों में, जो त्रिपिटक में जो बात आ रही है कि महिला विरोधी बातें की गई हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? मैं हिस्टोरिकल पॉइंट से जानना चाहता हूँ, ताकि हर जो भी व्यक्ति इसको भविष्य में देखे, उसको इस चीज़ को लेकर डाउट
क्लियर हो जाए कि ऐसा है तो क्या है? जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ पे इसको पूछा। दरअसल जब इतिहास को हमने खंगाला तो हमने ये पाया कि दुनिया के जितने भी धर्म थे, सब में महिला विरोधी बातें लिखी हुई हैं। चाहे वो कितने भी बाद में आएँ, सब में महिला विरोधी बातें हैं। लेकिन वहाँ पे एक पॉइंट ये आया कि दुनिया में सिर्फ़ एक ही धर्म था जिसने महिलाओं को हक अधिकार देने की बात की, पढ़ने-लिखने की बात की और उनको सिर्फ़ शादी-विवाह कर पति की सेवा करने से बाहर निकाल कर, उनको बिना शादी के भी रहने के धर्म प्रचार की इजाज़त दी। किसी दूसरे धर्म में धर्म प्रचार की इजाज़त किसी ने नहीं दी है। बुद्धिज़्म देता है। सम्राट अशोक की बेटी संघमित्ता श्रीलंका गई थी भिक्षुणी बन के धर्म प्रचार के लिए। वडनगर में महिलाओं का पूरा छात्रावास मिल गया बौद्ध भिक्षुणियों का जो दूसरी सेंचुरी का है। सेकंड सेंचुरी में महिलाएं घर से बाहर छात्रावास में रहती थी, वहीं पे पढ़ती लिखती थी, बिना शादी की विवाह के भी अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती थी, इतनी सुविधा दे रहा था। सवाल ये आता है कि लोगों के जो क्वेश्चंस हैं कि त्रिपिटक में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। यहाँ पे दो बातें हम लोगों को ध्यान में देनी होगी। पहली बात कि त्रिपिटक की जो भाषा शैली है वो पाली है और आज की डेट में जो त्रिपिटक अवेलेबल है, वो पाली से डायरेक्ट आपको पाली में नहीं मिली है, बल्कि वो दूसरे देशों से लाई गई है। अब हुँ, दूसरे देशों में भारत से गई थी, तो वहाँ पे हुँ, ट्रांसलेशन हुआ। हुँ, ट्रांसलेशन होने के बाद से एक लंबा समय गुजरा, फिर दोबारा जब लाया गया तो फिर से अब वहाँ की भाषा से ट्रांसलेशन यहाँ की भाषा में किया गया। हुँ, तो ये हुँ, ट्रांसलेशन फिर ट्रांसलेशन इसमें से कुछ चीज़ें समझने के अंतर में कहीं न कहीं गड़बड़ी हो गई। यहाँ पे सबसे ख़ास बात क्या होती है कि जब आप किसी भाषा को ट्रांसलेट करते हैं, तो जिस भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, उस भाषा में उसका समकक्ष वर्ड क्या है, ये सबसे मायने रखता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम साइंस जब कहते हैं, जो मॉडर्न साइंस है उसको साइंस कहते हैं, तो उसका हिंदी अनुवाद विज्ञान होता है। हुँ, लेकिन ये विज्ञान शब्द बुद्धिज़्म के विज्ञानवाद में से विज्ञान शब्द से लिया गया है। अब यहाँ विज्ञान बुद्धिज़्म के शब्द को उठाया गया, बुद्धिज़्म की एक पूरी ब्रांच ही है विज्ञानवाद और वहाँ से विज्ञान को उठा के समकक्ष ओके। बनाया गया साइंस से। अब देखिए कितना अंतर है, यहाँ विज्ञान का मतलब है चित्त, चित्त यानी दिमाग। आपका माइंड कैसे थिंकिंग हुँ, प्रोसेस क्या है, थिंकिंग कैसे करता है वो समकक्ष वर्ड बन हुँ, रहा है जो मॉडर्न साइंस है उससे। अब जो व्यक्ति हुँ, इस बात को नहीं समझेगा वो कहेगा अरे यार विज्ञान ये तो चित्त की बात कर रहा है, ये तो कुछ और हो गया। ट्रांसलेशन में अंतर, दूसरे भाषा में जब आप कह रहे हैं वहाँ पे आप समझ क्या रहे हैं ये बहुत बड़ा मायने रखता है। यहाँ पे त्रिपिटक के साथ यही गड़बड़ी हो गई, क्योंकि त्रिपिटक की जो भाषा पाली थी, वो चलती-फिरती भाषा आज की डेट में नहीं है। अनुवाद हो रहा है हिंदी में। तो जब हिंदी में आप अनुवाद करते हैं या इंग्लिश में अनुवाद करते हैं जो उसकी मूल भाषा नहीं है और चूँकि भारत में बुद्धिज़्म मिटे हुए या उसको खत्म किए हुए लगभग 300, 400, 500, 700 साल तो हो ही चुके हैं। ऐसे बिल्कुल। में जो आज की शब्दावलियाँ हैं, वर्तमान जो शब्दावलियाँ हैं, उस पे ब्रह्मनिज़्म का प्रभाव है और ब्रह्मनिज़्म की जो शब्दावलियाँ हैं, वो चमत्कारिक रूप लिए हुए हैं। जैसे अगर बुद्धिज़्म में ये शब्द है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी या मैं स्वर्ग से आया, तो ब्रह्मनिज़्म में इसका मतलब होगा कि आसमान में कोई स्वर्ग है, वहाँ से आया। पर बुद्धिज़्म की हुँ, जो शब्दावली है, उसमें आसमानी कुछ होता नहीं है। तो वहाँ का मतलब हुँ, हुआ मैं किसी अच्छे जगह जहाँ पे किसी सम्राट ने बहुत अच्छी वाटिका बना दी थी, मेरे रहने के लिए बड़ा अच्छा-सा संघाराम बना दिया था, बहुत खुश था, वहाँ से मैं आया। शब्द एक ही है, हुँ, लेकिन आप किस भाषा किस धर्म का किस भाषा के हुँ, रूप में उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थ बदल जा रहा है। तो ये जो हुँ, लोग आपको उसमें पाखंड बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो दरअसल वही ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो अपनी भाषा उनकी जो होती है, उसमें ही उसको वैसा समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। दूसरी हुँ। प्रॉब्लम जो आपने बताई है कि महिला संबंधी विरोध की, उसकी आप चर्चा कर लेते हैं। आपने जी। जो सर 1 सेकंड, आपने जो अभी ये बात बताई है कि जो हुँ, हुँ। कॉन्टेक्स्ट पाली में था,
वो जब उसको ट्रांसलेट किया गया हुँ। तो उसको कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया गया, ठीक है? तो आपने ये उसी वाली बात का बताया है ना कि त्रिपिटक में न्यूडिटी और महिला विरोधी बातें? मैंने अभी तक जितनी बातें बोली हैं वो हर एक वर्ड पे अप्लाई है। अच्छा, हर एक वर्ड मतलब पे। जितनी भी अब मैं त्रिपिटक जो की आगे बातें हैं। बताने वाला हूँ हाँ, अब हुँ, हुँ, मैं जो आपको बताने वाला हूँ न्यूडिटी से संबंधित हुँ, जो नग्नता की बात आ रही है या फिर जो महिला हुँ, विरोध की, अब इस पर मैं थोड़ा-सा हाइलाइटेड कर देता हूँ ताकि लोगों की ये भी गलतफ़हमी दूर हो जाए। ठीक है। बुद्धिज़्म एक साइंस की तरह है। अगर हुँ, आप उसको ध्यान से देखेंगे वो एक साइंस की तरह है। बाकी दुनिया के जो धर्म थे उनमें अंधविश्वास था, प्रोग्रेस नहीं था। उनके यहाँ जितना पुराना उतना बेहतर। और हुँ, बुद्धिज़्म में क्या दिखाया गया कि बुद्धा के बाद से बुद्धा तो बेहतर थे ही थे, उसके बाद से हुँ, लगातार प्रोग्रेस हुआ है बुद्धिज़्म में। आप देखिए बुद्ध के समय में कोई वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन हुँ, उनके बाद उनके शिष्यों ने वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी खोल दी। यानी बुद्धिज़्म प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा हुँ, है धड़ाधड़। तो हुँ, अब उसमें ब्रांचेज़ बनती है। बुद्धा ने सिर्फ़ बुद्धिज़्म दिया, लेकिन उनके जो शिष्य थे उन्होंने वैभाषिक, सौतांत्रिक, विज्ञानवाद, शून्यवाद 4 ब्रांचेज़ दी। इसके बाद हुँ, से वज्रयान आया, तंत्रयान आया। तो ये जो न्यूडिटी की बातें आती हैं, ये लोग अक्सर हाँ वज्रयान जो शाखा है या तंत्रयान शाखा है, उसकी मूर्तियों को देखकर ये लोग सोचते हैं, जो कि 7वीं-8वीं सदी के बाद आई हैं। यानी बुद्धा के अच्छा, 1100-1200 साल बाद। ओके। अब यहाँ पे बात क्या है कि जैसे मेडिकल चिकित्सा की बात है। आप जब हुँ, मेडिकल चिकित्सा की बात करते हैं, तो पहले आप शरीर के कॉमन बीमारियों की बात करते हैं। लेकिन हुँ, जब आप उसमें मेडिकली में जब ज़्यादा डेप्थ में जाएँगे, तो आपको तो जब बच्चा महिला प्रेग्नेंट हो रही है, उसकी भी बात करनी पड़ेगी। महिलाओं के शरीर हुँ, की जो बीमारियाँ हैं, उसकी भी बात करें, हर एक अंग पे चर्चा करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो बुद्धिज़्म के भी जो इंसान के जो मन है, दिमाग है, मस्तिष्क है, चित्त है, उसमें क्या-क्या बातें चलती हैं। एक एज हुँ, होती है, जब बच्चा जवान होता है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। हुँ, अगर वो शादीशुदा नहीं है एक और तब उसके माइंड में क्या चल रहा है, शादीशुदा है उसके बाद से उसके माइंड में क्या चल रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन कौन करेगा? वो महिलाओं हुँ, के बारे में उसकी थिंकिंग है या किसी महिला के पुरुष के बारे में थिंकिंग है, उसके बारे में रिसर्च कौन करेगा? तो बुद्धिज़्म इतना आगे निकल चुका था, उसकी कई ब्रांचेज़ इतनी आगे निकल चुकी थी, जिसमें से वज्रयान ने इस पर बहुत सारा काम किया। जैसे आप बायोलॉजी बायोलॉजी को देखिए, साइंस के सारे ब्रांचेज़ सिर्फ़ महिला या पुरुष के बॉडी पे तो नहीं काम करते, लेकिन मेडिकल बिल्कुल। फ़ील्ड में जब आप जाएँगे तो इंजीनियरिंग अलग काम कर रहा है, एरोस्पेस हुँ, अलग काम कर रहा है, मैथमेटिक्स हुँ, अलग काम कर रहा है। तो उसी तरह से जो हुँ, बायोलॉजी है वो जो ह्यूमन है, मेल है, फीमेल है, उसकी बॉडी पर अलग ढंग से काम कर रहा है। तो ये एक हुँ, पार्टिकुलर ब्रांच है वज्रयान जिसने इस पर काम किया। तो हम उसको न्यूडिटी नहीं कह सकते, ये हमारे समझ की कमी है। ऐसे तो कोई विज्ञान को डॉक्टरी जो मेडिकल पढ़ रहा है, उसको भी कोई हुँ। कह दे कि ये तो देखिए, ये तो न्यूडिटी और ये पता नहीं क्या-क्या पढ़ते रहते हैं, सब चित्र ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये लेकिन पार्टिकुलर एक ब्रांच है। हाँ, प्रॉब्लम बोलिए। सर पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अच्छा चलो ठीक है, ये हम सारी बात मैं आपकी बातों से मैं सहमति रखता हूँ क्योंकि हो सकता है कि कॉन्टेक्स्ट में जो उसके ट्रांसलेशन किया गया है तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हों। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि फिर हम आप जो चीज़ों को बताते हैं, हम फिर एक्चुअल तथागत बुद्ध की स्टडी को कैसे पढ़ें? मतलब जो शब्द तथागत बुद्ध के थे, जो बुद्ध ने खुद बोले अपने मुँह से, हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर पाएँगे कि हाँ, बुद्ध की ये मतलब उनकी कोर फिलॉसफी ये थी, है ना? और वो हम उसको वेरीफाई कैसे करें और हम उसके ऊपर ट्रस्ट क्यों करें? क्योंकि जब ट्रांसलेशन हुआ है तो फिर मतलब श्योर है कि हमें प्योर चीज़ तो मिलेगी नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति मेरे जैसा व्यक्ति मैं चाहूँ कि मैं तथागत बुद्ध की प्योर स्टडी को पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि कई सारे ऐसे भारत के लोग होंगे और ऐसे कई सारे बुद्धिज़्म को फ़ॉलो करने वाले लोग होंगे, जो कि सुपरस्टिशन में भरोसा रखते हैं। लेकिन वो तथागत बुद्ध से उनको कुछ लेना-देना नहीं है, क्योंकि तथागत बुद्ध तो उस चीज़ को बिल्कुल डिनाई कर चुके थे अपने टाइम पर। सो
हम कोर स्टडी कहाँ से पढ़ें? मैं चाहता हूँ कि मुझे ये मालूम पड़े कि अगर क्या मैटर करता है कि वज्रयान को पढ़ना है या फिर नवयान को पढ़ना है या फिर थेरवाद को पढ़ना है? क्या पढ़ना है, ये मैटर करता है या नहीं करता है? अगर नहीं करता है, तो क्या मैं बुद्धिज़्म की 22 प्रतिज्ञाओं को लिए बिना, क्या मैं डायरेक्ट तथागत बुद्ध की रियल स्टडीज़ को पढ़ सकता हूँ? अगर हाँ, तो व्हाट इज़ द एक्चुअल सोर्स? हमारे पास एक्चुअल सोर्स क्या है कि हाँ, ये जो है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी घाल-मेल नहीं है। अगर घाल-मेल है, तो फिर हम उसको किस तरह से उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? जी, देखिए ये जो आपका प्रश्न है, इसका जवाब देने से पहले जो इसके पहले एक पॉइंट हम लोगों का छूट रहा है, जो महिला ठीक है, विरोधी वाली बातें हैं। अभी हमने न्यूडिटी पे बात की थी। महिला विरोधी की ठीक जो है। बातें आती हैं, उसको लोग कह सकते हैं कि भई महायान या थेरवाद के भी टेक्स्ट में क्यों बातें हैं, अगर सिर्फ़ वज्रयान की बातें हो रही हैं तो। तो वहाँ पे मैं एक पॉइंट और बताना चाहूँगा कि अक्सर हाँ लोग कुणाल जातक का एग्ज़ाम्पल देते हैं कि कुणाल जातक में ये कहा गया या सूत पिटक में ये कहा गया। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो जातक कथाएँ हैं, वो जातक कथाएँ कई लेयर्स में लिखी गई हैं और त्रिपिटक जो है वो बुद्ध का प्योर वचन कहा जाए कि 100% प्योर वचन है, ये पूरी तरह सही नहीं है, बल्कि त्रिपिटक बुद्ध के वचन प्लस जो भिक्षु लोगों ने अपने अनुभवों से कि बुद्ध ने ऐसा कहा था, उन्होंने सुना था या ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए, इन सब का संकलन त्रिपिटक कहलाता है, ना कि सिर्फ़ बुद्ध का वचन। और ये बात लोग समझते नहीं हैं। तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा बात कि जब जातक कथाएँ लिखी गईं, वो भिक्षुओं के द्वारा लिखी गईं। उसमें इस तरह से कथा बताई गई कि पहले वर्तमान में कहीं पे कोई झगड़ा हो गया है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कुणाल जातक का जिसकी सबसे चर्चा ये लोग कहते हैं महिला विरोधी बातें लिखी हैं। वहाँ पे वो जातक कथा है। पहली बात कथा है। दूसरी बात कि उसका जो कथाकार है एक भिक्षु है जो बता रहा है कि कुलीन और शाक्य महिलाएँ आपस में लड़ गईं, पानी लाने गई थीं। और जब वो लड़ गईं तो उनके जो अपने-अपने पति थे, उनके अपने रिश्तेदार गाँव वाले थे, वो जाके आपस में लड़ गए। उसके बाद से उन दोनों राज्यों में एक भीषण संग्राम छिड़ने वाला था। तब बुद्ध तथागत बुद्ध को पता चला, ये भिक्षु एक कहानी सुना रहा है। तथागत बुद्ध को पता चला तो वो ठीक बीच में जाके बैठ गए और दोनों पक्षों को समझा रहे हैं। समझाने के लिए अब वो इतिहास की एक कहानी में ले जाते हैं। अब भिक्षु बोलता है कि वो एक अतीत की कथा सुनाते हैं और वो अतीत की कथा कैसे सुनाते हैं तो एक पंछी की कथा सुनाते हैं, एक कौवा की। कि एक कौवा है, बहुत धनी था और ढेर सारी कौवी जो है उसके साथ रहती थी। मतलब एक पंछी है, उसके साथ बहुत सारी फीमेल पंछी रहती थी और जब वो उसकी हालत खराब होती है, तो वो सारी उसको छोड़ के चली गई। तो जब उसको ज़रूरत पड़ी, तब वो बहुत अपशब्द बोलने लगता है कि जो फीमेल महिलाएँ होती हैं, वो इस तरह से होती हैं, उस तरह से होती हैं। वो झुँझलाहट में ऐसी-ऐसी बातें बोल रहा है। तो यहाँ पे किसी महिला को नीचा नहीं दिखाया गया, बल्कि ये दिखाया गया कि बुद्ध से पहले लोगों की सोच महिलाओं के प्रति खराब थी। ये अतीत की कथा है, ये बात लोग नहीं पढ़ते ध्यान से। ये उसमें अतीत की कथा दिखाई जा रही है कि बुद्ध से काफ़ी समय पहले पंछियों में इस तरह की घटना हुई, तो वहाँ पे महिला के प्रति ऐसी सोच थी, जिसको बुद्धिज़्म ने सुधार दिया, हक बराबर दिया। ठीक है ना? तो ये बात लोग नहीं समझ पाते। कभी-कभी ऐसा भी कॉन्टेक्स्ट आता है बुद्धिज़्म में, जब भिक्षु जो हैं कम उम्र में भिक्षु बन जाते थे और एक बार जब भिक्षु बन गए, तो उनके अंदर जब कभी प्यार, मोहब्बत, अरमान इस तरह की चीज़ें जगने की बारी आती थी, जैसे अश्वघोष ने किताब लिखी थी सौंदर्य नंदन। तो उसमें ये दिखाता है कि नंद जो है बुद्ध का भाई है नंद, उसकी बीवी रहती है सौंदरा। उसको छोड़ के और वो भी भिक्षु बन जाता है। उसकी पत्नी घर पे इंतज़ार करते रह जाती है। तो जब उसको फिर याद आती है पत्नी की कि मैं तो उसको छोड़कर चला आया, मैंने तो गलत कर दिया। तो अब वो छोड़ के जाना चाहता है। अब उस पर 2 मुसीबत आ जाती है। एक कि कैसे भिक्षु संग से कहे कि मैंने गलत डिसीज़न लिया। दूसरी किस मुँह से वो फिर पत्नी को छोड़ दे, बिल्कुल धर्म संकट में पड़ा हुआ है।
तो उस समय वो जाता है एक दूसरे भिक्षु के पास, तो वो भिक्षु सोचता है कि इसको मैं कुछ ऐसी तरकीब सुनाता हूँ ना, महिलाओं के प्रति कुछ ऐसी बातें बता देता हूँ, जिससे इससे ना महिलाओं से थोड़ा वो हो जाए, दूरी बना के रहने की कोशिश करने लगे। समझ रहे हैं ना? तो उसमें उसने क्या करता है, एक तरकीब आज़माता है कि महिलाएँ जो हैं देखो तुमको ये कर सकती हैं, वो कर सकती है। उधर दूसरा कॉन्टेक्स्ट दिखाया जाता है कि उसकी जो पत्नी है, वो भी पुरुष के बारे में ठीक वैसा ही उल्टा-सीधा सोचती है, कि पुरुष ऐसे होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, ये कर जाते हैं, दोनों को बराबर दिखाया गया। तो ये जो चेरी पिकर लोग हैं, ये क्या करते हैं कि सिर्फ़ महिला वाला पक्ष उसमें दिखाएँगे और हुँ, पुरुष वाला पक्ष नहीं दिखाएँगे और कहेंगे कि महिला के बारे में खराब बातें लिखी हैं। जबकि आप देखें उसकी खूबसूरती देखें कि उसने उस रियल टाइम सिचुएशन को दिखाता है कि अगर ऐसी कंडीशन किसी के साथ आ जाए तब लोग क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। और ये हुँ, कथा है। आपको पता होना चाहिए सौंदर्य नंदन एक कथा है, त्रिपिटक नहीं है ये। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोगों को अंतर नहीं पता है कहानियों में और एक्चुअल बुद्ध के जो सूत्र हैं उसमें, तब ऐसा लोग सोचते हैं। दूसरी बात आपने कही कि कहाँ से पढ़ा जाए? हुँ, देखिए बुद्धिज़्म में तो कलाम सूत्र है और कलाम सूत्र साफ-साफ कहता है कि कोई भी लिखी हुई बात, कही सुनी बात बुद्ध ही खुद कह रहे हैं कि अगर कहीं भी किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने लिख दिया, हुँ, परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी ला रहे हैं, माँ-बाप ढो के ला रहे हैं, तो हम उसको तभी हुँ, मानेंगे जब वो तर्क, बुद्धि, विवेक पर सबकी भलाई के लिए वो बेनिफिशियल हो तभी मानना चाहिए, अन्यथा उसको छोड़ देने का आपको वो हक देते हैं। अब सोचिए इतनी खूबसूरती है, वहाँ पे हमें लकीर का फ़कीर क्यों बनना? वहाँ तो आपको बात है ना तो सर कि वो तो ये कह ये रहे हैं कि ये जहाँ से अच्छी चीज़ें मिले वो उठा लो। ये हुँ, सिर्फ़ हुँ, बुद्धिज़्म कहता है। आपने दूसरे धर्मों से भी सुना होगा ये बात, कि कहते होंगे हुँ, अरे हुँ, अच्छी चीज़ देखो ना, खराब क्यों देख रहे हो? लेकिन हाँ, दूसरे धर्मों में ये इजाज़त किसी ने नहीं दी। सब कह रहे हैं कि हमारे हुँ, ईश्वर अल्लाह गॉड ने ये बातें कह दी है, यानी ये लकीर का फ़कीर है, वो झूठा हो ही नहीं सकता। सिर्फ़ हुँ, बुद्धिज़्म ये बात कह रहा है कि आपको छोड़ने का हक है, अगर वो मानवता की भलाई के लिए नहीं है तो। ये हक सिर्फ़ और सिर्फ़ बुद्ध देते हैं। तो इसीलिए त्रिपिटक जो है बुद्धिज़्म में कंपल्सरी नहीं है, कि आप त्रिपिटक पढ़ के उसकी हर एक चीज़ को पीढ़ी दर पीढ़ी ढोएँ या उसको मानें। जो मानवता की भलाई के लिए है उसको पढ़ें, आगे बढ़ें। वो भिक्षुओं ने संकलन किया है और एक बार थोड़े संकलन हुआ है। बुद्ध के मरने के बाद 10 साल बाद हुआ, 100 साल बाद हुआ, 200 साल बाद हुआ, सम्राट अशोक ने तीसरी संगीति कराई, कनिष्क ने हुँ, चौथी कराई, हर्षवर्धन ने 5वीं छठी करा दी। इतनी बार संगीतियाँ हुई, इतने सारे श्लोक जोड़े गए, हटाए गए, हुँ, ठीक है? 84,000 सूक्त थे, कनिष्क के समय में 3 लाख सूक्त हो गए। तो चीज़ें घट रही हैं, बढ़ रही हैं ना, जुड़ बिल्कुल सर, रही हैं। बिल्कुल। हुँ, हाँ, तो हुँ, हुँ, इसीलिए उसमें कोई भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पढ़ें। आप सबसे सीखें और बुद्धिज़्म का एक ही चीज़ है कि हमें अल्टीमेट मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए, नहीं तो उस पथ को हमें छोड़ देना है। जी। सर क्या ये सच है? 2 सवाल हैं इस मेरे, मैं चाहूँगा कि आप दोनों का सवाल आंसर कंटिन्यू करें। पहला ये कि क्या हम 22 प्रतिज्ञा लेने का जो कॉन्सेप्ट है, बुद्धिज़्म को अपनाने के लिए, या फिर कोई ऐसा रीति-रिवाज़ या फिर अ, कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिससे हम बुद्धिज़्म को अपनाएँ, तभी हम बुद्धिस्ट कहलाएँगे? पहला सवाल मेरा ये, कि अगर आपने बाबा साहब की दी हुई 22 प्रतिज्ञा को अपनाया तो आप बुद्धिस्ट कहलाएँगे, वरना आप नहीं कहलाएँगे, या फिर अगर आपने बुद्धिज़्म की कुछ रीति-रिवाज़ों को फ़ॉलो किया तो आप बुद्धिस्ट कहलाएँगे, या फिर हम सिर्फ़ तथागत बुद्ध को अपना आइडल मान के एक बुद्धिस्ट कंसिडर करवा सकते हैं। जैसे कि मैं किसी भी अ, मैंने कभी कोई 22 प्रतिज्ञा नहीं ली स्पेसिफ़िक प्लेस पर जाकर। मैंने कभी भी त्रिपिटक जैसी चीज़ों को कभी नहीं पढ़ा। मैं मतलब उतना पढ़ा है जितना पढ़ लेना मेरे लिए ज़रूरी था, सिर्फ़ तथागत बुद्ध को समझने के लिए। तो मुझको बुद्धिस्ट कंसिडर करवाने के लिए क्या स्पेसिफिक कोई रीति-रिवाज़ या फिर 22 प्रतिज्ञा लेनी ज़रूरी हैं? जी, देखें ये भी आपका बहुत खूबसूरत सवाल है। दरअसल 22 प्रतिज्ञा पे भारत में बहुत ज़्यादा बवाला भी हो चुका है, जो इसीलिए ये बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। देखें, अगर
हम देखें बुद्ध के समय में तो उस समय भिक्षु संघ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। बुद्ध के समय में 3 तरह की बातें चलती थी। बुद्ध की शरण में जाओ, बुद्धसि, धम्मसि, संघसि। जी। धम्म हुँ, की शरण में जाइए और संघ की शरण में जाइए। हुँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर के समय में संघ तो था ही नहीं जी। और धम्म बचाने वाले या धम्म को पालन करने वाले भी कोई दिख नहीं रहे थे और बुद्ध ही बचे बस। तो बिल्कुल। बाबा साहब ने इसीलिए क्या किया, उन दोनों की पूर्ति करने के लिए ही 22 प्रतिज्ञा लेकर आए। उन्होंने देखा कि अगर हुँ, संघ है, धम्म है, तो वो तो लोगों को सुधार देगा। उनमें जो-जो पिछले 1000 साल से गलत चीज़ें आ गई हैं, गलत आदतें आ गई हैं, गलत चीज़ों हुँ, की प्रैक्टिस में फँस गए जी। हैं, उन चीज़ों को सुधार देगा। लेकिन जब वो है नहीं, तो हमें हुँ, तो कुछ तो देना पड़ेगा ना, जिससे कि वो गलत चीज़ें, आदतें छूट जाएँ। बचा सिर्फ़ एक बुद्ध बिल्कुल। ही बचे हैं और दोनों का काम जो है हमें खुद करना है। इसीलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएँ दी और ये 22 प्रतिज्ञाएँ बहुत ज़रूरी हैं हर भारतीय के लिए। देखिए, राम को, कृष्ण को, दुर्गा, काली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये सब बुद्धिज़्म में हैं। बुद्धिज़्म के हाँ। ही है हुँ, बेसिकली। ब्रह्मनिज़्म से तो इनका कुछ हुँ, लेना-देना ही नहीं है। सब उनकी जातक हुँ, कथाओं के हैं, उनके महायान शाखा के हैं। ब्रह्मनिज़्म ने तो इनसे कॉपी पेस्ट कर लिया है ना, जो नहीं जानते वो नहीं जानते, जो इतिहास अच्छे से पढ़ा है, रिसर्च किया, वो सब लोग ये बात जानते हैं कि सब है। लेकिन बात क्या है, ब्रह्मनिज़्म ने इन सारी चीज़ों को अपना टूल बना लिया। ब्रह्मनिज़्म की जो हुँ, किताब है, वेद, उपनिषद, उसमें तो इन लोगों का ज़िक्र ही नहीं, ना राम है, ना कृष्ण है, दुर्गा, काली, कुछ है ही नहीं उसमें। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का कोई है ही नहीं। ये सब बुद्धिज़्म की जातकें हैं और जातकों की पूजा नहीं होती। जातकें दीवार सजाने के काम आती थी, इसीलिए आप देखेंगे जितनी जातक कथाएँ हैं, वो जब भी संघार बनता था, स्तूपा बनता था, तो उसकी दीवालों पे बनाया जाता था बाहर, भीतर जो है बुद्ध हुँ, बैठते थे। तो दीवालों के सजावट के काम आती हुँ, हैं जातकें, मोरालिटी की बात बता रही हैं कि लोग जाएँगे बाहर से देखेंगे मोरालिटी। लोगों ने क्या किया, एक-एक जातक को पकड़ कर और उसी को सुप्रीम बना दिया। लो भाई लाओ और हमको चून दे दो। हुँ, हुँ। तो बाबा साहब ने इस चीज़ को पकड़ लिया कि इसको कैसे हमें इसको इस ये जो प्रथा लोगों में आ गई है, आप खुद सोचें, आप जा रहे हैं कहीं पे काम कराने के लिए और आपको पता है कि यहाँ पूरा हुँ, मेरा दिन खराब होगा, तब जाके पता नहीं शाम को होगा या फिर अगला दिन हुँ, फिर आना पड़ेगा। वहीं पे बगल में कोई व्यक्ति है, वो हुँ, आपसे कह रहा है कि 2000 ₹5000 लाओ भई, हम आपका काम जो है 2-4 घंटे में करा देंगे। आपके मन में लालच आ गया कि यार पूरा दिन बर्बाद हो गया, ये बर्बाद होगा, ला इसको घूस देता हूँ, भ्रष्टाचार करता हूँ और हमारा समय बचेगा। हुँ, आपने पैसे इसको दे दिए। हुँ, अब इस बंदे ने आपका काम कराया कि नहीं कराया वो अलग बात है। आपने पैसे दे दिए शॉर्टकट के चक्कर में। तो आज धर्म जो है हुँ, इसी तरह से तो धंधा बन गया है ना। पहले लोग जाते थे स्तूपों को देखने के लिए, तभी तो ज़मीन खोदने पर स्तूप मिल रहे हैं। अगर मंदिर में जाते हैं तो मंदिर मिलते हैं ज़मीन खोदने पर। जब स्तूप में जाते थे तो बुद्ध बौद्ध भिक्षुओं से ज्ञान लेते थे। बौद्ध भिक्षु क्या करते थे? एक हाथ से अगर आपसे खाना लेते थे ना, तो दूसरे हाथ से आपको ज्ञान देते थे। हुँ, यूनिवर्सिटियाँ ऐसे नहीं खोली थी उन्होंने, पढ़ाने के लिए खोली थी। तो वो चीज़ लेने के लिए जाते थे। अब का सिस्टम क्या चल गया है, अब लोग जा रहे हैं मंदिर में और वहाँ पे जो बैठा व्यक्ति है वो हुँ। क्या बोल रहा है कि भगवान तुम्हारा भला कर देंगे, तू ला यहाँ पे चून चढ़ा दे भई। ठीक है ना? अब वो आपका काम हाँ, होगा कि नहीं होगा हुँ, ये आप जाने भई। तू पहले यहाँ पे चढ़ा के तू यहाँ से निकल ले बे जल्दी से। 500 ला, 5000 ला, जल्दी से चढ़ाएगा तो 5000 ला जल्दी से। यहाँ चढ़ा दे, तू निकल, निकल यहाँ से। तेरा हुँ, काम होगा नहीं, हम गारंटी नहीं लेते, बस तू यहाँ डाल के चल दे। तो आप ये देखिए, इन्होंने धर्म को तो धंधा बना दिया है। धर्म बचा कहाँ पे? हुँ, हुँ। तो ये बिल्कुल, सारी बिल्कुल। बातों को आप एक साथ करके देखते हैं तो बाबा साहब ने पकड़ लिया कि सबसे भोले-भाला समाज तो हमारा है। सबसे गरीब है, हुँ, सबसे तंगी हालत में है, सबसे शिकार है, वंचित शोषित समाज है, इसको हम बाहर कैसे हुँ, निकालेंगे? ये तो छोटे-मोटे लालच में सबसे पहले पड़ जाएगा। ₹100 कमा नहीं हुँ, गया होगा
और कोई उसको अगर शॉर्टकट दिखा दे कि तुमको हज़ारों रुपए मिलेंगे, तो भले ₹100 नहीं होंगे, ₹200 का जुगाड़ करके ले जाएगा, कर्जा लेके जाएगा। ला भाई हमारा फ़ायदा करा दे और हुँ, लूट जाएगा। समझ रहे हैं? हुँ। तो इसलिए बाबा साहब ने बिल्कुल 22 सर, बिल्कुल। प्रतिज्ञा भोले-भाले समाज को बाहर निकालने के लिए, इन सारी चीज़ों से। जी। ठीक है। सर अ, आपके हिसाब से सर भारत के जो दलित समाज है, जो बहुजन समाज है आज, जो उनके लिए सबसे गोल्डन एरा कौन-सा था? मतलब ऐसा कौन-सा समय था जब वो उनके लिए सबसे बेस्ट था? क्या ब्रिटिशर्स जब भारत में आए थे, वो उनके लिए एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी समय था? या फिर मुगल्स के टाइम पर? या फिर तथागत बुद्ध के समय पर? ऐसा कौन-सा समय था, जहाँ पर आज हम जिनको दलित कंसिडर करते हैं, जिनको बहुजन कंसिडर करते हैं, उनका सबसे बेस्ट पीक टाइम था? और उसके हमारे पास एविडेंस क्या है कि हाँ भाई, उस टाइम बहुत हम सक्षम थे? क्या जैसे कि बहुत सारे लोगों का क्लेम होता है कि क्योंकि ब्रिटिशर्स भारत में आए, उन्होंने भारत के लोगों का, दलितों को, महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के पढ़ने का अधिकार दिया, तो तभी बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ पाए। तभी उनके पिताजी की नौकरी लग पाई और वो पढ़ पाए। तो कुछ लोग कंसिडर करते हैं कि जो ब्रिटिशर्स काल था, वो दलितों के लिए काफ़ी ज़्यादा गोल्डन एरा था। तो आपकी नज़र में सर आप क्या समझते हैं? या फिर आज का जो समय है, वो भारत के लिए, वो दलितों के लिए गोल्डन एरा है? संविधान के अंडर। और मुझे लगता है कि आज का तो ख़ैर बेसिकली होना ही चाहिए, क्योंकि हम संविधान के अंडर में रह रहे हैं। भारत की हर महिला, भारत के हर दलित, शोषित, वंचित समाज के व्यक्ति को आज संविधान के अंडर हर वो सुविधा मिल रही हैं, जो पहले कभी नहीं मिली थी। तो सर आपकी इसके ऊपर क्या राय है? हुँ, जी, देखें, अगर हम ध्यान से देखें पूरे भारत के इतिहास को, तो एक बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि भारत में आज जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज है, इसका सबसे गोल्डन पीरियड जो है, वो बुद्ध और बुद्धिज़्म के समय ही रहा है। उसके बाद से अगर हम दूसरा टाइम पीरियड लेते हैं, तो वो ब्रिटिश काल में होता है। और हुँ, अगर आज की डेट में देखें तो ये दूसरा पीरियड होगा, ब्रिटिश को हम तीसरे पे रख सकते हैं और मुगल काल सबसे बदतर रहा है, मुस्लिम शासन काल सबसे बदतर रहा है। क्योंकि इन चारों जो हुँ, पॉइंट्स हैं, इस पर हम एक-एक करके फ़ोकस करेंगे, क्यों अच्छा रहा और क्यों बुरा रहा, ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ सकेगा। बुद्धा के समय में इसलिए बिल्कुल गोल्डन सर, बिल्कुल। पीरियड में रहा, क्योंकि उस समय हर एक व्यक्ति अपने ज़मीन से जुड़ा हुआ था। हर व्यक्ति जहाँ पे रहता था, वो ज़मीन उसकी होती थी, अब वो अपने ज़मीन से जुड़ा हुआ होता था। तो वो उस जगह पे खेती करता था और राजा को बस उसको 1/6 या 1/8वाँ भाग देना होता था, बाकी अपने मज़े से रहता था। कोई छुआ-छूत की प्रॉब्लम नहीं थी, कोई रोक-टोक नहीं थी, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। उसको टिक से मतलब था राजा को। और ये चीज़ देखा गया कि बुद्धा या बुद्धिज़्म के समय में सबने ये काम किया है। अगर हम ध्यान से देखें, जातकों को पढ़ते हैं, तो हमेशा ज़िक्र आता है, कभी ऐसी कोई किसी विदेशी यात्री ने भी कभी नहीं लिखा कि नालंदा विश्वविद्यालय में अमुक जाति को या अमुक वंश के लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया या उनका एडमिशन कैंसल कर दिया गया। विदेश के लोग पढ़ हुँ, सकते थे, विदेश से लोग आके। यानी कि इन ये जो पढ़ाई से रोका गया है, बुद्धिज़्म के खत्म होने के बाद रोका गया। कैसे रोका गया? पहले यूनिवर्सिटी जलाई गई। तारानाथ जब हुँ, बोलते हैं कि 2 तीर्थिका ने जला दिया। तीर्थिका किसको बोलते थे? गैर बुद्धिस्ट को। यानी आज का जो तृतीयका। ब्राह्मणिज़्म है, ओके, उसको बोलते थे तीर्थिका। सुम्पा खान जो हुँ, हैं तिब्बत ओके, के, वो भी बोल रहे हैं कि 2 तीर्थिका ब्राह्मणों ने जला दिया था। क्यों बोल रहे हैं? वो इसीलिए तो बोल रहे हैं ना। तो अब हमें ये बात समझनी हुँ, पड़ेगी कि हमेशा गोल्डन पीरियड बुद्धिज़्म के समय था। आज का कॉन्स्टिट्यूशन हमें सारे राइट्स दे रहा है, तो उसके बाद से ये दूसरा पीरियड है। तीसरा पीरियड ब्रिटिश का, हालाँकि आज के समय में भी बहुत सारी घटनाएँ लगातार आ रही है, बहुत पीछे अभी बहुत काम करना बाकी है, लेकिन फिर भी हम इसको सेकंड पे काउंट कर सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स दे रहा है। तीसरा पीरियड ब्रिटिश का है, जिसने पहली बार वो राइट्स दिए हैं जो उसके पहले मुस्लिम शासन काल में नहीं मिल पा रहे थे। मुस्लिम शासन काल में राइट्स पाने का एक ही हक था, आप मुस्लिम बन जाओ। जितने भी एससी एसटी थे, ओबीसी थे, जब वो ब्राह्मणिज़्म का शिकार होते थे, तो वो क्या करते थे? मुस्लिम्स के पास जाकर
कहते थे कि भई हमको हक अधिकार चाहिए, हमको मुस्लिम बना लो। उन्हें लगता था कि मुस्लिम बन जाएँगे तो मुस्लिम का हमें सहयोग सत्ता मिलेगी, तब हम फाइट कर पाएँगे इनसे। तो उनके समय में मुस्लिम शासन काल में नहीं था। मुस्लिम शासन काल में क्या हुआ कि जैसे ही भारत में बुद्धिज़्म कैसे खत्म हुआ? सवाल ये है जिस पर कोई बात नहीं करता है। अक्सर हाँ, एक पॉइंट को छुपा दिया जाता है जो सबसे पहले शुरू में मैं बोला था कि भारत में बमन-शमन थे। पूरी दुनिया में समन पाए जाते हैं, भारत में बमन-शमन पाए जाते हैं। लेकिन ये बमन गया कहाँ, समन कहाँ गया? जहाँ-जहाँ समन था, वहाँ-वहाँ बुद्धिज़्म बचा रहा। जहाँ-जहाँ बमन-शमन था, वहाँ का समन गायब हो गया। कैसे? कैसे गायब हुआ? बमन बचा रह गया। कैसे? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत की गुलामी जो है, मुस्लिम्स के आने के बाद से गद्दारियों के कारण हुई है। भारत का एक तबका ने गद्दारी की है, पूरी की पूरी गद्दारी है और यही गद्दारी जो है, उसके अंदर नफ़रत पैदा की हुई है कि असल में वो नफ़रत करता है, सामने वाले से। भारत के जिन लोगों ने गद्दारियाँ नहीं की उनसे, क्योंकि उसे हमेशा इस बात का डर है कि ये लोग बोल देंगे कि तू गद्दार है इस देश का। समझ रहे हैं ना? इस बात को छुपाने के लिए उसने हर वो प्रोपेगेंडा खड़ा किया, हर वो झूठ खड़ा किया है, ताकि लोग जो हैं सच ना बोल सकें, ना सच कभी प्रकाशित हो सके और ना कभी सामने आ सके। आप बताएँ ज़मीन खोदते हैं आपको बुध मिलते हैं, बोधिसत्व मिलते हैं, स्तूप मिलता है। विदेशी आते हैं पूरे धरती पर उनको बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, तारा देवी मिलते हैं। लेकिन आपको इतिहास में पढ़ाया जा रहा है कि भारत में पौराणिक काल था, शैव मार्ग था, वैष्णव थे, वैदिक काल था। ये पढ़ाया जा रहा है इतिहास में। हुँ। अ, अब आप देखिए कितना उल्टा पढ़ाया जा रहा है। एकदम पैरेलल झूठा और गपोड़ हिस्ट्री भारत में खड़ा कर दिया इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि जब असल इतिहास खड़ा होता भारत में, तो लोग सवाल पूछते कि यार हम इतने स्ट्रॉन्ग थे तो गुलाम कैसे हुए? और जैसे गुलामी की बात आती, तो फिर बात आ जाती कि भारत में गद्दार कौन-कौन था जो मुस्लिम के आने पर मुस्लिमों के साथ हो लिया? वो कौन था योगेश्वर ब्राह्मण जिसने गयासुद्दीन बलबन के लिए उसको विष्णु के अवतार से तुलना कर दी? इंस्क्रिप्शन लिखवाया जा रहा है बकायदे कि क्षीर सागर में छाती पर लक्ष्मी जी के साथ बड़े आराम से विष्णु जी आराम फरमा रहे हैं कि उनका सबसे योग्य शासक आमीर यानी गयासुद्दीन बलबन अब राज कर रहा है। चाटुकारिता की हद देखिए। ये वो बलबन है जिसके ठीक 70 साल पहले 73 साल पहले के करीब में नालंदा जलाने की बात आ रही है। आप सोचिए। नालंदा को तीर्थकों ने जलाया तो जलाया ही, खिलजी ने उड़ांतपुरी जलाया था। उसके ठीक 70-73 साल बाद आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे तारीफ़ें कसी जा रही हैं, ब्राह्मणों के द्वारा इंस्क्रिप्शंस पे। मुगल काल में अकबर के दरबार में बैठा जा रहा है। पूर्व जन्म का शंकराचार्य का ब्राह्मण घोषित किया जा रहा है। क्या किसी बुद्धिस्ट ने घोषित किया? क्या बुद्धिस्ट ने अपने त्रिपिटक में या अपने जातकों में किसी मुस्लिम शासन को अपना भाई या बड़ा भाई या अपना सा संबंधी दिखाया या उनके दरबार में बैठा? नहीं। जितने बुद्धिस्ट थे, वो अपना सर कटा लिए, सर झुकाए नहीं। उनके देश खत्म हो गए। जहाँ-जहाँ बुद्धिज़्म खत्म हुआ, उसने सबने अपने सर खटा लिए लेकिन झुके नहीं। लेकिन यहाँ के जो गद्दार थे दरबार में बैठ गए, इन्होंने गद्दारियाँ की और भारत गुलाम होने की स्थिति में नहीं था, फाइट करने की स्थिति में था, लेकिन कुछ लोगों ने धोखा देके उनके साथ गद्दारी करके हाथ मिला लिया। अब ये सारी चीज़ें कहानियों को छुपा लिया गया जिस कारण से लोगों को सच ना पता चल सके और जहाँ गद्दार होता है, वहाँ पे जो देशभक्त होता है, सज़ा देशभक्त को काटनी पड़ती है। आज सारे देशभक्त जो हैं एससी, एसटी, ओबीसी बना के और उनकी सारी चीज़ें छीन ली गई और उन लोगों ने अपनी घर की तिजोरियाँ भर ली जो गद्दारी किए। ये भारत का इतिहास है। तो सर मतलब तो आपके कहना जितना मैं आपका कहना का जी, समझ पा रहा हूँ, तो आप मुझे लगता है कि भारत आप सीधा 2 चीज़ों पर आपकी उँगली उठी हैं। पहला आप भारत के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर पूरी उँगली उठा रहे हैं कि जो भारत के एजुकेशन सिस्टम के अंदर एकेडमिक्स के अंदर जो हमें इतिहास पढ़ाया गया, वो सही से नहीं पढ़ाया गया।
क्योंकि इतिहास को पढ़ाने का और इतिहास की रिसर्च सामने लाने का काम भारत के एएसआई का होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने हमें कभी सही से इतिहास पढ़ा ही नहीं, मतलब इंटेंशनली, ऐसा नहीं कि उनको ऐसा पता है, मतलब वो मानते हैं कि ये जो आज हम इतिहास पढ़ते हैं, उन्होंने इरादे से ये चीज छुपाई, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, भारत में जातिवाद है और जातिवाद को सबसे ज़्यादा जीवंत किया है कुछ खासकर जातियों ने जिनका पूरे भारत पे कब्जा है। और ये जो खास जातियाँ अपने को कहती हैं, ये खास जातियाँ के अंदर इतना ज़्यादा पूर्वाग्रह है कि ये आपस में शादी करते हैं, अपने ही लोगों को आगे प्रमोट करते हैं, दूसरों के हक अधिकार पर ये गंदी-गंदी गालियाँ लिखते हैं सोशल मीडिया पे। कि रिजर्वेशन वाला है, ये वाला है, वो वाला है। और ये इतने ज़्यादा जातिवादी लोग हैं, जब ये किसी भी पोस्ट पे जाके बैठ जाते हैं, तो इनकी जातिवादी मानसिकता जो है, वो जातिवाद हमेशा इनके दिमाग में काम करते रहता है। मतलब जैसे आप एक फ़िल्टर होता है ना, जब आप कुछ सर्च करते हैं, तो एक फ़िल्टर लगा देते हैं। तो जो सर्च में जो-जो पॉइंट आएगा, वो फ़िल्टर के साथ आएगा। तो ये जो जातिवादी वाले जो कीड़े हैं ना, ये जब भी कहीं पे भी बैठे हुँ, रहेंगे, तो इनके अंदर ना एक जातिवाद का फ़िल्टर लगा होता है, कि हमें सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन जाति इस जाति के साथ। कारण ये हुआ कि इतिहास के जितने भी आज तक जितने रिसर्चर बने, इतिहासकार बने, जो भी बने, इस फ़िल्टर के खाँचे के अंदर आए। बताइए कितने बहुजन इतिहासकार की किताबें ये लोग एनसीईआरटी में आज तक पढ़ाए हैं? नेग्लिजिबल बता होगा दें सर, हमें? बिल्कुल। फ़िल्टर लगा मुझे नहीं हुआ है लगता ना, ऐसा कोई। ये हाँ, हाँ। जाति वाला फ़िल्टर लगा देते हैं कि हमको सब हुँ, चीज़ चाहिए पर इस फ़िल्टर के साथ चाहिए। तो एएसआई में जितने आज तक बैठे हुए हैं, आप पता लगा लीजिए कितने बहुजन हैं, कितने बुद्धिस्ट हैं। हुँ, भारत का इतिहास बुद्धिस्ट का है, हुँ, लेकिन एएसआई में एक भी बुद्धिस्ट नहीं है ताकि उनके जो चीज़ें एक्सकवेशन से आ रही हैं, वो बता सके कि ये बुद्धिज़्म का है कि किसका है। अब जब हुँ, एक व्यक्ति जिसका ऑलरेडी संघर्ष है, मान लीजिए हिंदू-मुसलमान का संघर्ष है और फैसला कर्ता सारे हिंदू हैं, तो फैसला हुँ, हिंदू के पक्ष में जाएगा ना। अगर बिल्कुल भारत सर। के इतिहास में हर जगह खुदाई से बुद्धिस्ट निकल रहे हैं, सारा इतिहास बुद्धिस्ट का और एएसआई में बुद्धिस्ट है ही नहीं स्कॉलर। ट्रू। वो स्कॉलर है जिस पर आरोप है कि इसने ही कब्ज़ा करके रखा हुआ है, ब्राह्मणाइज़ करके रखा हुआ है, तो आप कहाँ से वो आपको सही से इतिहास देगा? वो तो अवलोकतेश्वर बुद्ध को वो तो विष्णु ही समझेंगे, अगर वो सारे हिंदू बैठे होंगे तो। हाँ। आप मतलब इस सेंस में कहना चाह यही रहे तो हैं? क यही तो हुँ, किया गया है। हुँ, हुँ, यही हुँ, तो किया गया है ना दरअसल। और ये इसलिए किया गया है ताकि लोग इस बात को सवाल न खड़ा कर सके कि ये आज 7वीं सदी से पहले कर क्या रहे थे। आज तो मंदिर है, लाखों मंदिर हैं, तो लाखों मंदिर में बैठ के अरबों-खरबों का दान पेटी ले रहे हैं। तो 7वीं सदी से पहले जब कोई मंदिर था ही नहीं, 10वीं हुँ, सदी से पहले मंदिरों का उतना प्रचार था ही नहीं, इनकी जीविका कैसे चलती थी? हुँ, हर जगह बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी चला के हुँ, अपना पढ़ाई करते थे, अपना उन लोगों का डोनेशन मिलता था। ब्राह्मण अगर था तो उसकी जीविका कैसे चलती थी? मंदिर-वंदिर तो थे नहीं, हर जगह तो अवलोकितेश्वर थे, तारा देवी थे, बुद्ध थे। ये पूजा-पाठ किसकी करते थे फिर? इनकी जीविका कैसे चलती थी? यज्ञ-हवन के सबूत मिलते नहीं हैं। लोग सारे लोग बुद्धिस्ट थे, आम जनमानस की भाषा पाली-प्राकृत थी, संस्कृत भी नहीं थी, संस्कृत लोग जानते तक नहीं हुँ, थे। तो इनकी कहाँ से हुँ, जीविका चल ये सारी चीज़ छुप जाए, इसके लिए इन्होंने प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि संस्कृत भारत की सबसे पुरानी भाषा है, पहले वैदिक काल था, फिर पौराणिक काल आया, तो यज्ञ से हम जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब सारा झूठा इतिहास इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, जो चीज़ कभी प्रैक्टिकल था ही नहीं, धरती पे ही नहीं था कभी। तो सर आज के हम सर्कमस्टांसेस को देख रहे हैं, जिस तरह के भारत में आज अंधविश्वास अपने पीक पर है, लेकिन साइंस को मानने वाले लोग और एथिज्म को मानने वाले लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो एथिज्म की आइडियोलॉजी वाले लोग होंगे या फिर अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी वाले लोग होंगे, वो कभी पीक पर पहुंच पाएंगे? वो कभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े हेड बन पाएंगे, जैसे कि एएसआई है, जैसे कि एनसीईआरटी है, सॉरी सीबीएसई है, आई एम सॉरी। तो इस तरह के पदों पर बैठ पाएंगे कि वो एक्चुअल इतिहास पढ़ा पाएँ? और दूसरी बात, बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि शायद 1-2 बार कोई बैठ भी गया होगा, क्योंकि अब वो संविधान के दायरे में है।
लेकिन क्या वो उन चीज़ों को पढ़ा पाएँगे? मुझे तो ऐसा कई बारी मेरे को लगता है कि भई एथिस्ट व्यक्ति अ, अपना कभी एक प्रधानमंत्री चुन पाएगा, नहीं चुन पाएगा? क्या हमारा एथिस्ट व्यक्ति किसी राज्य का मुख्यमंत्री होगा ही नहीं होगा, या फिर अम्बेडकराइट, प्योर अम्बेडकराइट होगा ही नहीं होगा, या फिर प्योर बुद्धिस्ट होगा ही नहीं होगा? आपको क्या लगता है कि भारत के सर्कमस्टांसेस को देखकर कि वो समय कितना दूर है कि यहाँ एथिस्ट या अम्बेडकराइट व्यक्ति भारत के बड़े-बड़े पदों पर या फिर ऑर्गनाइजेशन में बैठे हुए होंगे? व्हाट डू यू थिंक सर? जी। देखिए, जब हम एथिस्ट वर्ड कहते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमें भारत में हमारे अंदर ना मानवता नहीं है। हम ईश्वर हुँ, वगैरह, आत्मा वगैरह को हटा देते हैं, पाखंड वगैरह हुँ, को हटा देते हैं, लेकिन हमारे अंदर ना ह्यूमैनिटी, वो सेंसिटिविटी नहीं है, जो भारत में एक बहुत बड़ा तबका हज़ारों सालों से जो वो पीछे रह गया है, शोषित है, वंचित है, उसके उत्थान के लिए हम कुछ करना नहीं चाहते, ऐसा साउंड करता है। इसीलिए मैं हुँ, अब एथिस्ट की बजाय अम्बेडकराइट वर्ड जो है ज़्यादा सूटेबल बनता है। अम्बेडकराइट वर्ड जब हम कहते हैं तो उससे ऐसा फ़ील आता है कि ये एक ऐसा वर्ग है जो हर एक वर्ग को अधिकार देने की बात करता है। उन वर्गों को जो शोषण कर रहे थे, जो शोषण करते आए हैं, उनको भी हक देता है कि लीजिए भैया, आपने तो 100% शोषण किया, आपकी जनसंख्या 10-15% है, फिर भी आपको 50% से ज़्यादा जगह दी गई है, तब भी हुँ, आपको दे दी गई। तो अम्बेडकराइट एक वो वर्ग है जो सबके हक अधिकार की बात करता है। अब ज़रा सोचिए, ऐसे व्यक्ति जब तक अगर इन सारी जगहों पर नहीं आएँगे, तब तक भारत में इक्वालिटी कैसे आएगी? डे बाय डे भारत में गैप बढ़ते जा रहा है, इकोनॉमिक गैप बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल। गरीब लोग और गरीब हो गए हैं, अमीर बिल्कुल अमीर होते जा रहा है। मीडियम जो क्लास है उसकी हालत सबसे खस्ता है। आप जो हैं आज स्कूल कॉलेजेस की फ़ी पता लगा लीजिए। आप हर एक चीज़ की चीज़ें पता लगा लीजिए, आप पाएँगे कि हर एक चीज़ का जो महँगाई है हर साल बढ़ते जा रही है, ग्रोथ नहीं हो रहा है लोगों का। ये गैप कैसे फुलफ़िल होगा? ये तभी हो सकता है जब इन सारे जो रूलिंग जगह है यहाँ पे अम्बेडकराइट बैठे, जिनके अंदर ह्यूमैनिटी होती है कि सबको साथ लेकर चलने की। अगर वहाँ पे पहले से फ़िल्टर वाला वो व्यक्ति बैठा हुआ है जो हर जगह फ़िल्टर लगा देता है कि जाति का फ़िल्टर, कि ये जाति होनी हुँ, चाहिए, तो उसके माइंड में तो इक्वालिटी कभी है नहीं ना, है नहीं। हुँ, उसको तो हुँ। तब भी बात समझ में नहीं आती थी कि एक तालाब है, उस तालाब में कोई मरियल, बीमार कुत्ता, बिलार, सियार भी पानी पी सकता है, लेकिन जब इंसान पीने जाता था तो जाति देख के उस पर लाठी डंडा से हमला करने लगता था। उसमें वो ह्यूमैनिटी तब नहीं आ पाई थी। ना किसी दूसरे ब्राह्मण में इतनी हिम्मत आ पाई कि वो खड़ा होके बोल सके कि यार हम लोग ये गलत कहते हैं, गलत करते हैं। तो इनके अंदर तो कभी भी न्यायिक चरित्र था ही नहीं। एकाध एक्सेप्शनल जो आ जाएँ, तो वो लोग भी क्या करेंगे, थोड़े बहुत बोल लेते हैं लेकिन उनका प्रभाव पड़ता नहीं। यहाँ तो पूरे के पूरा एक समाज की ज़रूरत है ना, एक पूरे संख्या की ज़रूरत है और वो सिर्फ़ अम्बेडकराइट कर सकते हैं। तो अम्बेडकराइट लोग बिल्कुल पहुँचेंगे। जितने भी वर्ग से जो रेशनलिस्ट हैं, सब लोगों को एक साथ आने की ज़रूरत है। जब तक एक साथ नहीं आएँगे और अम्बेडकराइट से कंधा मिला के नहीं काम करेंगे, तब तक ये सिस्टम नहीं चेंज होने वाला है। जी। ठीक है सर। सर आपको आप भारत के भविष्य को किस तरह से देखते हैं? मतलब अ, मेरा सवाल ये है कि क्या हम क्या भारत का विज्ञान, क्या भारत का साइंस वेस्ट की कभी बराबरी कर पाएगा? क्योंकि इस बात को हमें मानना पड़ेगा, हम साइंस और टेक्नोलॉजी में और रैशनल माइंडसेट के मामले में ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं व्यक्तिगत तौर पे आप बहुत रैशनल हो सकते हैं, मैं बहुत रैशनल हो सकता हूँ, लेकिन एक पॉपुलेशन वाइज़ भी बोल रहा हूँ मैं। एक एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन वाइज़ क्या हम कभी वेस्ट की बराबरी कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, या फिर ये कंपैरिज़न करना गलत है? देखें, अगर इतिहास को सही से हम ढंग से देखें, तो एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली, बोअर मैन्युस्क्रिप्ट, जो तकरीबन दूसरी-तीसरी सदी की है। यानी दूसरी-तीसरी सदी, जब आज की डेट में आपने सुना होगा जब ये आर्यभट्ट को कहते हैं कि आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार कर दिया था। फिर आर्यभट्ट का एक हुलिया ये लगा देते हैं, वाई-फाई और चुटिया वगैरह लगा देते हैं, जिससे उसको ब्राह्मण दिखाने की कोशिश करते हैं। असल में वो बुद्धिस्ट भिक्षु था। तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि उससे भी पहले की दूसरी-तीसरी सदी की बोअर मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है, उसमें पूरी मैथमेटिक्स है, खगोल है। उसमें जो-जो बातें लिखी हुई हैं, उसको मॉडर्न साइंस को पहुँचने में
18वीं 17वीं 18वीं सदी लग गई। हमने वो सारी चीज़ें दूसरी तीसरी सदी में इजाद कर ली थी। भारत में जो नालंदा विश्वविद्यालय चल रहा था, उसमें जो शिक्षाएँ चलती थीं, उसमें आपको जानकर हैरानी होगी 5 तरह की शिक्षा दी जाती थी और एक 7 साल के लड़के का एडमिशन होता था। एडमिशन होने का क्राइटेरिया 80% था। अगर आपके 70 से 80% कट ऑफ जाती थी, तब जाके एडमिशन होता था। अन्यथा आप फिर दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में जाइए पढ़ने के लिए। ये भारत का इतिहास है। अ, आप ये नालंदा की बता रहे हैं? नालंदा यूनिवर्सिटी की बता रहा हूँ मैं। अच्छा। बा वहाँ पे मतलब ये तो हाँ, बहुत और ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग ये जो ये चीज़ है। ये वेन सॉन्ग ने अपने नोट्स में लिखा है। आपको ओके। जानकर हैरानी होगी कि वो इतने डिटेल्स में लिख के गए हैं कि क्या-क्या, क्योंकि हुँ, वो वहाँ के स्टूडेंट थे, पढ़े-लिखे स्टूडेंट थे। आप सोचें हुँ, कि इतनी ज़बरदस्त भारत में हम आगे थे, हमारी हुँ, सारी चीज़ों को किसी ने ख़त्म कर दिया, किसी ने इन सारी चीज़ों को काल्पनिक बताकर बताएँ हमारे यहाँ शिल्प कला पढ़ाई जाती थी बच्चों को नालंदा में, तभी हम बुद्ध की इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ बना पाएँ, इतना वर्ल्ड क्लास जो है सम्राट अशोक का पिलर बन पाया जो आज भी ज़िंदा है, हज़ारों साल से तूफ़ान आए। हुँ, हज़ारों साल से तूफ़ान आए, आँधी आई, बारिश आई, तब भी वो पिलर आज का आज खड़ा है। हमने इतनी गज़ब-गज़ब की टेक्नोलॉजी बना दी और हमने इतना आगे विकास किया, हमारी चीज़ों को किसी ने क्या कह दिया कि हमारे यहाँ कुबेर थे, रातों-रात महल सोने का खड़ा कर देते थे। ये सारी हुँ, बातें हुँ, किसने खड़ा की? उसने, ताकि यहाँ के बहुजन जो शिल्पकारी करते थे, उनको एहसास ना हो कि तुम कभी इंजीनियर हुआ करते थे, तुम्हारे बाप-दादे कभी ये चीज़ें बनाया हुँ, करते थे, सिर्फ़ ये दिखाने के लिए कि ये सब ईश्वरीय काम है, तुम हमेशा से निकम्मे थे, निकम्मे बन के रहो। चतुर चालाक तो हम हैं, जो कुछ नहीं करते। तो हमारे हुँ। इतिहास को इतना डुबोया गया है, बर्बाद किया गया है, निकम्मा दिखाने के लिए हमारी सारी चीज़ों को ईश्वरीय बता दिया गया, कि सब ईश्वर बनाते थे, अ, हम कुछ नहीं करते थे भाई। मैं वैसे आपसे मैं इस लाइव स्ट्रीम में रेफ़रेंस तो इस रिकॉर्डिंग में सॉरी रेफ़रेंस तो नहीं हुँ, माँगूँगा हुँ। क्योंकि जब भी आप लाइव स्ट्रीम करते हैं तो ऑफ़ कोर्स सारे रेफ़रेंस के साथ बैठते हैं। तो सर अभी मेरा एक सेक्शन है, मैंने एक इंस्टा पे स्टोरी डाली थी और मैंने बोला था कि किसी को एसजे सर से कोई सवाल पूछने हैं, तो मुझे बताओ और मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट आई है, लेकिन मैं बहुत लंबे सवाल तो नहीं पूछने वाला हूँ, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग सवाल मेरे पास हैं। मैं चाहूँगा कि आप इन सवालों का एक लाइन में आप लोगों को आंसर करें। पहला सवाल है सर बुद्ध ज़्यादा पुराने हैं या फिर वैदिक पीरियड ज़्यादा पुराना है? और या पहला सवाल ही यही है। ऑफ़ कोर्स बुद्धिज़्म वैदिक तो मुस्लिम शासन काल में आया है। अच्छा, ठीक है। हाँ, पहला सवाल एक सवाल वही जो हमेशा यूनिवर्सल सवाल है कि फेस रिवील कब होगा? चले ये तो कोई सवाल नहीं है, पर हुँ, समय हुँ। आने पर ज़रूर होगा। हुँ, हुँ। जातिवाद सर कैसे खत्म हो सकता है? ये सवाल है एसपी प्रदीप हैं, उनका सवाल है कि जातिवाद कैसे खत्म हो सकता है? जब तक भारत के सारे एससी, एसटी, ओबीसी बुद्धिस्ट नहीं बन जाते, तब तक जातिवाद नहीं खत्म होने वाला। ओके, सो हिंदू बन के कभी नहीं खत्म होने वाला, याद रखें। अच्छा, ठीक, हुँ। ओके। बुद्ध जैसी मूर्ति में दिखते हैं, वैसे वो रियल में दिखाई देते थे क्या? या सिर्फ़ आज हम मूर्ति देखते हैं, वो किसी की कल्पना है? बुद्ध की मूर्ति त्रिपिटक में बुद्ध के 32 लक्षण बताए गए हैं और बुद्ध के जो शिष्य थे, उन लोगों ने जो 32 लक्षण बताए हैं, उसी के आधार पर बनाई गई है। तो बुद्ध की मूर्ति काफ़ी हद तक बुद्ध की ही मूर्ति है और बुद्धिज़्म में बुद्ध की मूर्ति बुद्ध को दिखाने के लिए नहीं, उनकी शिक्षाओं को दिखाने के लिए बनाई गई थी। जी। ओके। सर एक सवाल है कि साइंस जर्नी के चैनल का नाम साइंस जर्नी का ज़्यादातर काम जो है वो इतिहास पर है, लेकिन चैनल का नाम साइंस जर्नी क्यों है? ये बहुत सवाल बहुत बार आया है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसका बता दें कि साइंस जर्नी चैनल का नाम साइंस जर्नी इसलिए है क्योंकि भारत में अभी तक जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो अनसाइंटिफिक है और हमने हुँ, पहली बार साइंटिफिक रूप से सामने लाने का प्रयास किया है, इसीलिए इसका नाम साइंस जर्नी है, क्योंकि मैं वो जर्नी आपको कराने जा रहा हूँ जो साइंटिफिक रूप से सही इतिहास लाने का प्रयास कर रहा है। जी। ओके। सर लास्ट सवाल है अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन काइंड क्या है? या फिर क्या होना चाहिए? ह्यूमैनिटी।
हम एक इंसान हैं। हम जब आगे पहुँच जाते हैं, इंसानियत के बहुत आगे लेयर पे पहुँचते हैं, तो हमें पता चलता है कि हुँ, हमें सबको अधिकार देना चाहिए। औद्योगिकीकरण आया, लोगों के हुँ, पास एजुकेशन बढ़ा, तो आप देखें कि जो अमेरिका वेस्ट में महिलाओं को अधिकार नहीं था, अब वो महिला अधिकारों की बात करने लगे, इक्वल हक देने हुँ, लगे, बराबरी हुँ, देने लगे। ये कैसे हुआ? जब हम सभ्यता से काफ़ी आगे निकलते जा रहे हैं। अब वो बात कर रहे हैं ग्लोबलाइज़ेशन की, अब वो बात कर रहे हैं कार्बन कार्बन का एलिमेंट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बढ़ रहा है, टेम्परेचर हुँ, कितना बढ़ रहा है, उसको कैसे कम किया जाए। हर एक बिंदु पे नदियाँ कैसे साफ़ हों, टेम्परेचर कैसे हर चीज़ पे बातें चल रही हैं। तो ये सारी हुँ, चीज़ें तब बढ़ती हैं जब आपके अंदर ह्यूमैनिटी होती है। अगर आपके अंदर बिल्कुल। ह्यूमैनिटी नहीं है, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे, भाड़ में जाए दुनिया, हमको तो अपने ही स्वार्थ से मतलब है, मेरा काम बनता, तो मैं यहाँ से अच्छा। चलता। जी। ओके सर, आपका बहुत इंटरेस्टिंग बहुत सारे सवालों के जवाब मेरे को मिले और बहुत मज़ा आया आपके साथ इस चर्चा के साथ। उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इसको बहुत सारा प्यार देने वाले हैं और इसकी इंस्टा की रील्स चलने वाली हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर मेरे साथ इस लाइव स्ट्रीम में माफ़ी चाहूँगा, बहुत-बहुत धन्यवाद सर मेरे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जी, बहुत-बहुत आपका भी धन्यवाद और मैं सभी लोगों से जो लोग भी देख सुन रहे हैं, मैं सबसे कहूँगा कि दीपक जी को आप लोग इनके प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए, इनसे जुड़िए, अच्छा काम कर रहे हैं, आगे और भी अच्छा काम करते जाएँगे, तो आप लोग जो भी समाज के लिए काम कर रहा है, इस देश के लिए काम कर रहा है, उसके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जाइए। जिस तरह से भी सपोर्ट हो सके, वैसे सपोर्ट करें। बहुत-बहुत शुक्रिया इसी के साथ। जी, थैंक यू सर। जय भीम। हाँ, जय भीम।